प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मईशत जैसे कड़े चैलेंज का सामना है। पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के। आज भी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है शांगला में। चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया है, चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है और 6 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें 5 चीनी शामिल हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। प्राइम मिनिस्टर ने चीन के सफारत खाने में जाकर उनसे ताज़ियत का इजहार भी किया है और दुश्मनों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार भी किया है। ये सब कुछ हुआ। इसके साथ साथ मईशत जो है वो पाकिस्तान की उसको एक दोराहे पर खड़ी है। और कल भी हम एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, उसमें भी इन दोनों बातों का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। उसके लिए पाकिस्तान को शायद ज़्यादा मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जो इकदाम पहले उठाए जा रहे हैं शायद वो अभी तक नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और ये सारे मसाइल इसलिए भी गंभीर हो रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम भी मौजूद है। पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो तो शायद इन चैलेंज से निपटना कदरे आसान हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। और आज एक और डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हुई है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा है और कहा है कि हमें हमारा काम आज़ादी के साथ नहीं करने दिया जा रहा और हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ये लिख दें तो ये भी अपने तौर पर एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी आवाम को की नज़रें हमेशा अदालत की तरफ होती हैं और जब अदालत ही कह दे कि हम तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते तो फिर लोग इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखेंगे। ये एक बहुत अहम मामला है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, खुशामदीद। सबसे पहले तो रऊफ साहब, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ जाना चाहिए, जैसे मईशत है और दहशतगर्दी है। इस पर तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो बशमूल पीटीआई सबको बैठ जाना चाहिए। आप समझते हैं कि अगर इस मौजू पर कोई फोरम हो रहा हो तो आप उसमें शिरकत करेंगे? थैंक यू असद, बहुत मेहरबानी आपकी। पहले तो ज़रा ये दहशतगर्दी का जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर को बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा घिनौना जुर्म कोई नहीं हो सकता कि ऐसे मुल्क के बाशिंदों को अटैक किया जा रहा है और उनको किल किया जा रहा है, जो कि जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, जो हमेशा और किसी कंडीशनैलिटीज़ के बगैर खड़ा रहा है और जब भी मुश्किल वक्त आया चाइना हैज़ ऑलवेज बीन देयर। हमें ये जो हम ये बार बार ये कहते हैं जी कि कला कमा कर देंगे, दहशतगर्दी को ये कर देंगे वो कर देंगे, हकीकत यह है कि ना सिर्फ कि कला कमा नहीं हो रहा बल्कि वो बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी। देखिए कितनी तेज़ी से अब अटैक्स आ रहे हैं, कितनी तेज़ी से ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि रियासत को अपना जो फोकस है वो दुरुस्त करना होगा, रादर देन कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये लगे हुए हैं और रियासत के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो उस पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर लगाए गए हैं। मेरा ख्याल है उन रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें और वो इस किस्म के घिनौने जराइम जो हो रहे हैं रियासत की हमारे मुल्क में, उनको ख़त्म करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और मैं एक और बात भी यहाँ कहूँगा और अर्नेस्टली कहूँगा ये बात कि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इस वक्त, जैसा कि आपने कहा है, एक यूनिटी का, एक खासकर टेररिज्म के खिलाफ जो है पूरे मुल्क को यकजा होना पड़ेगा और जो इनिशिएटिव है उसका वो रियासत के पास है, पावर बिल्डर्स के पास है। उनको स्टेप लेना पड़ेगा, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो तमाम जो पॉलिटिकली पोटेंट फोर्सेस है, और पीटीआई से ज़्यादा पोटेंट फोर्स पाकिस्तान में मौजूद ही इस वक्त कोई नहीं है। 6 करोड़ वोट पड़े, उसमें से 3 करोड़ सिर्फ पीटीआई को पड़ा है। दैट मीन्स कि जी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हमारी क्या सियासी ताकत है, जो कि एक तो आप इस सिस्टम से लाताल्लुक होकर एक साइड पर क्यों खड़े हो रहे हैं? तो आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम लाताल्लुक नहीं हैं, हम सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के मसाइल को जेन्युइनली एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें 2 साल से जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म और जबर की आफत जो है इन्होंने शावर करते रहे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? उसके बावजूद हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उसके बावजूद हम कानूनी महाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और सियासी मैदान में भी एक पोटेंट फोर्स के तौर के ऊपर मौजूद हैं। कौन सी और पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जो कि पीटीआई के इस जो वास्ट हमारा बेस है सपोर्ट का, उसको मैच कर सकते? नहीं, मगर रऊफ साहब, आप अपने अमल से तो यही कह रहे हैं ना कि हमारा मैंडेट हमें वापस करो, ये मसाइल हम ही आके ठीक करेंगे, अगर कोई और करने की कोशिश करेगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, पहला पार्ट आपकी स्टेटमेंट का बिल्कुल ठीक है, वो मैंडेट इनको हमें वापस करना पड़ेगा। वो चुराया हुआ मैंडेट है, वो अवाम का मैंडेट है, वो जमहूरियत का मैंडेट। अदालत साबित करेगी ना वो आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जाइए अदालत के पास। हम जा रहे हैं, हम कानूनी महाज के ऊपर मौजूद है भाई, उसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आज हम उस अपने क्लेम को छोड़ेंगे तो हमारी जो सपोर्ट बेस है वो हमें नहीं छोड़ेगी।
हम कैसे छोड़ सकते हैं अपने मैंडेट को? वो मैंडेट तो हम लेंगे, लेकिन रियासती जो मामलात हैं उसमें पीटीआई का एक रोल है। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, जो पावर विल्डर्स हैं उनके पास है वो इनिशिएटिव को एक्सरसाइज करें। देखिए कि क्या साहब, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी पार्टी से लड़ते लड़ते अपनी पार्टी पर कंट्रोल आपका कमजोर हो रहा है। सुना है आपके कोई 30-40 एमपीएस जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में। मैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 3 स्टेटमेंट्स पर रिलीज कर चुका हूं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि एक हमारा मीडिया जो वो फीड करता है अपने आप को इस किस्म की कंजेक्चर्स के ऊपर, तो फिर बात कर लेते हैं। असद साहब, मैं अर्ज कर चुका हूं, हमारी ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, ये जितने लोग हमारे नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं या प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं, ये पीटीआई के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं। इन्होंने पीटीआई के लिए सैक्रिफाइसेस दी हुई हैं। ये कोई इलेक्टेबल्स नहीं बैठे हुए। इनको लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया रियासत का, इसको जेलों में रखा गया है, इनको टॉर्चर किया गया। पैसे किसको बुरे लगते हैं अगर वो खुफिया रायशुमारी है? आइडियोलॉजी और पैसे का कोई मैच ही नहीं है। जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, मुझसे पूछिए, आई एम एन आइडियोलॉजिकल वर्कर। भी तो आपके लोग बिके ना। नहीं, जो बिकने थे बिकते। 27 की उनकी सियासी कब्रें खोदी हैं अवाम ने। 27 की सियासी कब्रें को, उसके ऊपर मातम कदा है वो लोग। बताइए, एक को नाम लीजिए जो जीता इलेक्शन, एक नाम दीजिए जिन्होंने अब धोखा दिया था पीटीआई को, सियासी कब्रें खुदी हैं उनकी। तो ऐसा नहीं हो रहा, ये शेर अफजल मरवत साहब की खबर गलत है। ये नहीं हो सकता, ये और नहीं हो रहा। कैसे कह दिया फिर? शेर अफजल मरवत का मुहासबा क्यों नहीं करते आप? वो हमारी बात जो है वो हमारे इंटरनल फोरम के लिए, वो पब्लिक फोरम के हो रहा है। मैं इस बारे में मैं पब्लिक फोरम के ऊपर को बात ही नहीं करूंगा। वो मसला हमारा पार्टी का है, वो हमने पार्टी के इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस करना है। मतलब पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे ये डिस्कस हो रहा है? जी, वो होगा। उसकी अगर जरूरत महसूस करेंगे तो करेंगे हम। चलिए, कोई मैकेनिज्म भी साथ में बन रहा है कि इस तरह से कोई भी शख्स कोई भी बयान नहीं दे सकता? मैकेनिज्म मौजूद है, उसको ऊपर अमल नहीं होता? वो उसके ऊपर अमल भी होता है जी। नहीं, कुछ लोग नहीं करते। इक्का दुक्का अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि जी पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है या पार्टी में डिविजन हो गई है, पार्टी में फूट पड़ गई है, कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। तो क्यों जो हमारा इंटरनल जो हमें मैकेनिज्म है या जो इंटरनल हम एक्शन लेते हैं उसको हम एडवर्टाइज नहीं करते। वो पार्टी के इंटरनल फोरम्स के लिए एक तरीका होता है पार्टी को मैनेज करने का। लेकिन सुना है कि कल पार्टी की कोर कमेटी में 2 लोग आपस में लड़ पड़े, हाथापाई तक बात पहुंच गई, ये बात दुरुस्त है? इंजेक्चर को कंटिन्यू करें आप। अभी पार्टी में जहां बिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं वहां डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन होता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन खबर तब बनती है जब हाथापाई तक बात है। कोई हाथापाई हुई है, एब्सोल्युटली फॉल्स। उसके करीब भी नहीं गई हाथापाई के बाद? बिल्कुल नहीं गई। आई वाज देयर, मैं बैठा हुआ था खुद। ये मीडिया का कंकॉक्ट किया हुआ वर्जन होता है और बार बार ये वर्जन बनता है। इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना। तो मैं तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, हीटेड डिबेट हुआ है, दैट्स इट। न्याजुल्लाह न्याजी साहब और शेर अफजल मरवत के दरमियान हुआ है, उसका हीटेड डिबेट हुआ, बट दैट इज ऑल। क्या मौजूद है इस हीटेड डिबेट के? मैं आई एम सॉरी, आई कांट डिस्कस इट, दैट इज अगेन द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी। इसका बैकग्राउंड वही है जो स्टेटमेंट आया था। आई एम सॉरी। अच्छा, चलिए, ये आपका राइट है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सही है। ये बताइए क्या स्ट्रेटजी पीटीआई बना रही है? एक सुना है कि अभी आप पेशावर हाईकोर्ट जा रहे हैं, ये मौकिफ लेकर के कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। मुख्तलिफ चीजें डिबेट हो रही हैं, कोई फैसले नहीं हुए अभी। जब फैसले होंगे तो हम इमीडिएटली ये फैसला नहीं हुआ, प्रेस रिलीज कर देंगे। जी बिल्कुल, वो अभी देखेंगे क्या क्या शेर अफजल मरवत साहब तो कह रहे हैं फैसला हो गया। सुनवाई देखिए, पार्टी के जो पॉलिसी है उसका सोल स्पोक्स पर्सन मैं हूं। आज फिर डायरेक्टर सुन लीजिए मेरी बात नहीं, मेरी बात, अगर आप इजाजत दें तो मैं मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन जी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस किस्म का कोई फैसला भी नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो हम उसको पब्लिक कर देंगे। मई को पेशावर में रजिस्ट्रेशन पे जो अटैक होता है, या 9 मई को जो GHQ पे अटैक होता है, या फिर कोर कमांडर के घर पे अटैक होता है, मकामात पे सैकड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और ये किस चीज की पर्दादारी हो रही है, क्या चीज छुपाई जा रही है? इस हवाले से खान साहब की ये भी ख्वाहिश है कि KP गवर्नमेंट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को रजू करे। वहाँ पे एक कानून है और उस कानून के तहत जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ये इस्तदा कर सकती है कि कोई भी ऑनरेबल एक जज, 2 जज या इससे ज्यादा जज साहिबान जो है एक ऐसे इवेंट की प्राप कर ले। जो राव साहब वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि ये करें, आप कह रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ। मैकेनिज्म है पार्टी का। खान साहब की मैसेजिंग जो है वो किसी शख्स, जो 1-2 अशखास है उनके थ्रू हमारे पास पहुंचती है और उसके ऊपर पार्टी अमल करती है। ठीक है, आई वुड सफाइस टू से दैट।
हमारे पास अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं पहुंचा। ये मैसेज ही तो है। आई एम सॉरी, प्रेस मैंने कहा कॉन्फ्रेंस ना, जैसे मैं स्पोक्स पर्सन हूं ना, हर कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है पीटीआई का, इसी तरह से जो मैसेजिंग है खान साहब और पार्टी के दरमियान, उसके लिए भी बंदे स्पेसिफाई किए हुए हैं। अच्छा। ये खान साहब ने किए हुए हैं। कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो है ये हमारा इंटरनल मामला है, वो हमारा इंटरनल मामला है। वो जब आएंगे, ये चैनल बन गया। अगर कोई फैसला होगा, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अगर कोई ऐसा फैसला होगा उसको हम पब्लिक करें। सही है, मगर रोहन साहब ये पार्टी का प्लेटफॉर्म जो ये तो हमारे और आम लोगों के भी इल्म में होना चाहिए। इसको छुपाने में क्या हिकमत है? ये तो मुझे भी पता होना चाहिए कि इसकी बात को गौर से सुनना है। होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ नहीं रही, आप समझना चाहते नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सुन लें। जब फैसला होगा तो हम उसको पब्लिक करेंगे। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को स्पेसिफाई किया गया है कि सिर्फ यही लोग पैगाम रसानी कर सकते हैं, उनके बारे में तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए, ताकि मैं ये शॉर्ट आपको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी बात को जब हम हमारा प्लेटफॉर्म जो है, पीछे का प्लेटफॉर्म, उसको पब्लिक करेगा, आपको पता चल जाएगा। आप हमारे पढ़ लीजिएगा, डेली आज 3 प्रेसेस आए हमारे, सब इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, आपकी मीडिया के साथ, मीडिया को भी भेजते हैं, आप उनको देख लीजिए। जब वक्त आता है, वक्त के ऊपर हम हर चीज पब्लिक करते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर तरीके से उनको पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रीमेच्योर हुआ जो कुछ भी हुआ है, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपने बारे में कह रहा हूं कि जब एक चीज फैसला हो जाएगा किसी चीज के बारे में, तो हम उसको फौरी तौर के ऊपर प्रेस के जरिए पब्लिक करते हैं। सही है। एक बात रोहन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने की है राना सनाउल्लाह के हवाले से, और वो उन पर FIR करवाना चाहते हैं, दरखास्तें उन्होंने दी हैं कि उन्होंने इमरान खान को कहा या हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे। सुनिए बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है। राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को खत्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। हम इसको बड़ा सीरियसली ले, कराची में भी दरखास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे, इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये जरूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है, इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग। राव साहब, अब इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कन्विंस्ड हैं इस बात, वो कहते हैं कि या ये हमें नहीं छोड़ेंगे अगर ये आ गए तो, या हम हैं तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारी बका भी इसी में है। तो क्या आप अगर आते हैं पावर में या आपके पास इख्तियार आता है, फिर आप नून लीग को नहीं छोड़ेंगे? ठीक लगता है राना सनाउल्लाह को? हम बदमाशी नहीं करते राना सनाउल्लाह की तरह, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन हम धमकियां नहीं देते। उन्हें लगता है कि आप उठा के उनको जेलों में डालेंगे, क्रश कर देंगे, पार्टी को खत्म कर देंगे। आपका कंजेक्चर है, हमने कितने लोगों को जेलों में डालने का कहा है कि हम डालेंगे? हम लोग तो ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए जो हम लेके आए हैं, उस पर पढ़िए, और दूसरा देखिए, एक और चैप्टर है उसमें, हीलिंग द वुंड्स। हम तो रेकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रूथ। जिसने जुर्म किया है, जिसने गंद किया है, उसको मानना पड़ेगा कि उसने जुर्म किया और गंद किया। हो सकता है इट विल लीड टू रेकन्सिलिएशन। इट डज नॉट मीन कि जी को पनिशमेंट होगी या कोई रेट्रीब्यूशन होगी, नहीं, बल्कि किया जाएगा। ये जो चीज़ है ये कल कोर कमेटी में डिस्कस हुई है और इसका फैसला हमने किया है कि हाँ, हम करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, जो हमारा राइट है। और मैंने इस सिलसिले में प्रेस भी दिया और कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इसके ऊपर। मेरा ख्याल आप अपने लोगों को कहें जरा, आपको ब्रीफ भी कर दिया करें पूरी तरह। तो हमने उसको बताया है, हाँ, हमने उसमें बाकायदा बताया कि जी हम FIR लॉन्च करने जा रहे हैं तमाम प्रोविंसेस में और इस्लामाबाद। तो वो तो मुझे ऑब्वियसली ये दैट इज इन माय नॉलेज, तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। परसों से शुरू किया हुआ है, लेकिन कहीं किसी थाने में नहीं FIR दर्ज कर रहे। ये जमहूरी हुकूमत है आपकी, अवाम की वोट की ताकत से जाएगी, अवाम की वैसे ताकत से जाएगी। इलेक्शन तो जाना पड़ेगा, होंगे ना सर? इलेक्शन हो जाएंगे, आप देखिए, मैं आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हो जाएंगे, डोंट वरी, दिस गवर्नमेंट कैन नॉट लास्ट। जल्दी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो सकता है कि राना सनाउल्लाह अपने माजी के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे ये बात कर रहे होंगे, जब उनको उठाकर एक हेरोइन के केस में डाला गया था, जब आप लोग ताकत में थे तो फिर आप लोग किसी पर हेरोइन के पर्चे करके उनको अंदर करते थे, और उसके बारे में फवाद चौधरी ने कहा था कि ये फजूल सा केस है, आपके उस वक्त मिनिस्टर थे वो, जिन्होंने किया था पर्चा, उनसे बात करें, किसी जमाने में आपको भी पता हो। तो ये आपकी हुकूमत फिर एक डमी हुकूमत? हाँ, हमारी हुकूमत डमी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत ने हर स्टेप के ऊपर प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई थी। हम गए क्यों हैं 3.25 साल के बाद? जो हुकूमतें डमी हुकूमतें होती हैं वो जाती नहीं हैं भाई, वो रहती हैं। जाती वो हुकूमतें हैं जो डमी पोजीशंस नहीं लेती, जो असूलों की लड़ाई लड़ रही होती हैं। PTI और इमरान खान असूलों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए गए हैं।
रोज़ा कोई एक जलसा करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सुना है इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? हमारे बहुत सारे जलसों का प्लान है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। 21 अप्रैल को कराची में जलसा जो है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, वो होगा। 30 मार्च को एक जलसे का प्लान था, वो क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, सेनेट वगैरह के इलेक्शन हैं, तो इसलिए उसकी मुनासबत से हमने उसको आगे किया है। आगे किस दिन होना है वो डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। ऑपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है? एक प्लेटफॉर्म खान साहब ने मुझे कहा था और बाकी एक दो और लोगों को भी कहा हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई साहब की जो नॉमिनेशन थी वो भी उसी का एक एलिमेंट था, और ये तमाम छोटी पार्टीज, उसमें अचकज़ई साहब हो गए, मैंगल साहब हो गए, शरानी साहब का ग्रुप है, MWM है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वगैरह, और मल्टीपल अदर्स पार्टीज अदर दैन 3 पार्टीज जो कि हुकूमत में इस वक्त हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी एंड MQMP। उनको लेके हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला, और वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पार्टीज होंगी उनका जो वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर के फ़रोग और जमहूरी इक़्तिदार को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर किसी स्टेज के ऊपर अगर वो एक जो आप फरमा रहे हैं वो भी हो जाता है तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और उसमें JUI को भी बुलाया जाएगा। JUI उनके डिपेंड करता है उनके रवैये के ऊपर, वो कभी ऑन कभी ऑफ हो रहे हैं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि हम चाहेंगे कि वो भी हों। कोई बाकायदा राब्ते हैं पार्टी की सतह पर? पार्टी के राब्ते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं। JUI के साथ other than the 3 political parties that I have just named, People's Party, PMLN and MQMP, उनके साथ हमारे राब्ते नहीं है, ना हम कर रहे हैं। सही है। राव साहब, कितने सेनेटर्स मुंतखब होने जा रहे हैं आपके? 2 तो हमारे सेनेटर पंजाब से हो जाएंगे, शायद तीसरा भी आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 7 to 9 हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेनेटर्स आएंगे, डिपेंडिंग ऑन के क्या कॉम्बिनेशंस बनती हैं। 7 to 9, आप 9 से 11 कुल हमारे 9 से 11 सेनेटर्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला। आपको हुकूमती जमातों की तरफ से ये ऑफर आई थी कि आप पंजाब में बिला मुकाबला 2 सीटें रख लें और बाकी जो है वो हम ले लेते हैं, उसको क्यों रिफ्यूज किया आपने? 2 से ज्यादा तो आप मुंतखब नहीं करा सकते। रिफ्यूज नहीं किया, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। अच्छा, आप उस पर गौर कर रहे हैं? वो बातचीत हो रही है जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बातचीत, यानी इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप ये ऑफर कबूल कर लें? जी, विदाउट कॉन्टेस्ट जो है वो सेनेटर्स इलेक्ट हो जाए। अच्छा, तो इसमें क्या हिकमत है? हमें पता है कि हमारे नंबर्स भी हैं, 2 सेनेट के हैं, 2 सीट से, अगर ठीक है, अगर नहीं करना, कम से कम पैसे का जो गंद है वो तो नहीं होगा ना। जो चलता रहा है सेनेट में, किस तरीके से इलेक्शन होता है, करोड़ों रुपया चलता है। आपका तो नजरियाती वर्कर है, आपका तो वर्कर बिक नहीं सकता। मैं सारा गंद है पूरा, हमारा नहीं है, लाजमी नहीं है, जो बाकी तरफ ज्यादा है ना उनकी ज्यादा। आपका वो खरीद नहीं सकते, उनका आप खरीदेंगे नहीं, तो पैसे का कारोबार कौन करेगा? वो करेंगे आपके लोग। हमारे सेनेटर बंदे करने की खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं सर, लेकिन आप तो कॉन्फिडेंट है ना कि आपके लोग खरीदे जा नहीं सकते। लेकिन कॉन्फिडेंस, लेकिन क्या है, अगर मुजायका क्या है कि जी अगर सेटलमेंट हो जाए, जो हमारी 2 सीटें बन रही हैं इस वक्त, 2 मे बी 3rd हो जाता है तो ठीक है। 3rd कैसे हो सकती है? हो जाएगी, हो सकता है। आप उनके लोग खरीदेंगे? हम नहीं खरीदते। तो फिर 3 कैसे हो सकती है? कभी आप बताएं कि आज तक हम नहीं खरीदने की कोशिश नहीं, देन व्हाई डू यू हैव टू से दिस? नहीं तो फिर 3 कैसे? नो, ये चस्का लेने के लिए आप कहते हैं ऐसी बात है। साहब 3 कैसे हो सकते हैं? नहीं, बट हो सकता है। उनके लोग आपको वोट क्यों करेंगे? उनके भी तो नजरियाती वर्कर्स हैं ना। देयर कुड बी अ सेटलमेंट, जो उनके नजरियाती वर्कर हैं, हम किसी को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट वांट टू डिस्काउंट द पॉसिबिलिटी। सही, हम रखेंगे उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में। ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप नर्म और गर्म सवालों का पेशेंस के साथ जवाब देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तकाजा करती है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करें, पाकिस्तान में इस्तेहकाम कायम करें ताकि इस तरह के चैलेंजेस से निमट पाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस तरह का माहौल पैदा हो पा रहा है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चंद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। चंद साहब, एक तो दहशतगर्दी के मुसलसल वाकयात, आज भी ये जो चीनी इंजीनियर्स का हुआ है, हम चाह रहे हैं कि FDI पाकिस्तान में आए, हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर CPEC भी बड़े फूले। ये कैसे होगा? उधर से सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बिस्मिल्लाह। देखें जी, बहुत जितना अफसोस किया जाए कम है आज के दहशतगर्दी के वाक़यात का, और पिछले कई सालों से हम निपट रहे हैं दहशतगर्दी से, और अनफॉर्चुनेटली
बहुत हद तक हम अभी कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कोशिश तो हमारी है। और जितने पाकिस्तान ने जितना दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, शायद ही दुनिया में किसी मुल्क ने इतना किया हो। हालांकि ये जंग भी हमारी नहीं थी, ये फसाद भी हमारे खाते में हमें आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसका वे फॉरवर्ड ये है कि अभी भी हमें नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके ऊपर मज़ीद री थिंकिंग करनी चाहिए। और एक बैठ के पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के नंबर 1 एजेंडा दहशतगर्दी होना चाहिए। उसमें फिर फॉरेन पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स भी साथ हों, पॉलिटिकल फोर्सेस भी हों। पहले भी सारे इख्तलाफात के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी जी। और अब भी मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे कोई जमात दहशतगर्दी तो अभी अफगानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ या जिधर भी बातचीत आपने करनी जी, तो मेरे ख्याल में देर नहीं करनी चाहिए। सही है। लेकिन चंद साहब, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए एक माहौल चाहिए, वो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए, माहौल तो बनाने में 5 दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप माहौल बनाना चाहें तो हुकूमतों का काम होता है माहौल बनाना, और पॉलिटिकल जमातों का काम होता है उसके ऊपर ब्लैक मेल ना करना, पॉइंट स्कोरिंग ना करना। अपोजिशन जमातों का ये काम होता है। अगर आप हुकूमतों के इकदामात की पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें फिर भी माहौल नहीं बनता, लेकिन अगर हुकूमतें अपने ताकत के जोम में आके अपोजिशन को प्रॉपर इज्जत ना दें या रगड़ाई लगाते रहें तो फिर भी माहौल नहीं बनता। तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसमें अपना रोल अदा करेगी। साहब, ऐसा लगता है कि 2 चीज़ों से ना सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है हुकूमत बनने के बाद। यानी तहरीक इंसाफ हम देख रहे थे कि असम्बलियों में आ गई, अपना रोल प्ले करना शुरू किया या इंदिया दिया कि हम ठीक है पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन एक मखसूस नशस्तों का मामला और दूसरा फिर ये जो रिकाउंटिंग में सीटें एक एक करके कम होना शुरू हुई हैं, इससे ऐसा लगता है टेम्परेचर फिर से बढ़ा है, क्योंकि फिर से एहतजाज की कॉल देना शुरू कर दी है तहरीक इंसाफ ने, फिर से सड़कों पर आने की बात हो रही है। तो आप नहीं समझते कि 2 बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है? देखिए जी, ये 2 भी हैं और चीज़ें भी हैं। प्राइम मिनिस्टर की पहले दिन स्पीच ना सुनना, पहले दिन आके लड़ाई लड़ना, बिल्कुल रिकाउंटिंग के ऊपर अदल नहीं हो रहा। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ बिल्कुल। हमारे पीपल्स पार्टी का भी एक MP है, उसने अलमदार कुरैशी साहब, उसकी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आई साउथ पंजाब से, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं रिकाउंटिंग करें। बंदोबस्त कर लिया जाता है रिकाउंटिंग का। थैले इतने दिनों बाद 8 फरवरी देखे और आज क्या तारीख है, अभी वो थैले जो हैं वो पता नहीं फ्रिज में पड़े हुए हैं, किधर पड़े हुए हैं। रिकाउंटिंग ये एक फ्रॉड है, इस फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम है आप काम करना, इलेक्शन कमीशन का तो अब काम ही नहीं है। तो आपने ट्रिब्यूनल बना दिए, जाएं सारे लोग उधर जाकर रिकाउंटिंग करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये बददियानती है। चूज कैसे हो रहा है कि किस हल्के में रिकाउंटिंग होगी किस में नहीं होगी? क्योंकि पाकिस्तान में तो 90 हल्के ऐसे जहां पर सब रिकाउंटिंग चाहते हैं। मैं तो सच्ची बात है, मैं इस चीज को असूली तौर पे समझता हूं कि ये गलत हो रहा है। अब जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि जी मेरे हल्के में कराएं, और उनके बकौल उनको कहा गया फिर 130 में भी होगा। तो किस में होना है किस में नहीं होना, ये फैसला अगर मैं एप्लीकेशन दूं ना रिकाउंटिंग की तो मेरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे मुकाबले में जो जीता है वो हुकूमती पार्टी का और या ताकतवर ब्यूरोक्रेटों का रिश्तेदार है, तो उसकी नहीं होगी। तो ये पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए ना। एक जनरल प्रिंसिपल एक बना लें आप। और मखसूस नशस्तों पर आप क्या कहते हैं? मखसूस नशस्तें भी मैं समझता हूँ जिस जमातों की हो उनकी मिलनी चाहिए, उनको जिसका मैंडेट हो उसी को मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी ने का मौक़िफ़ गलत था जो इलेक्शन कमीशन में जाके फारूक एश नाइक साहब को खड़ा किया? देखिए, अब मेरी जमात के अंदर डिस्कशन हुई है इसके ऊपर, अब मैं इस पे नो कमेंट्स ही कहूँगा। मेरी जमात के अंदर हुई बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके, फिर ही वो नेक्स्ट साहब गए। अगर दोबारा कभी आएगी तो मैं अपनी जमात के अंदर ये राय दूंगा, मैं इस वक्त आपके सामने नहीं दे सकता। आप शेर अफजल मरवत नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं मरवत की बात है, एक बात ठीक है, मैं जो समझता हूँ पहले मैं अपनी जमात में राय दूंगा, उसके बाद मैं टेलीविजन पे दूंगा। क्योंकि इस वक्त ये समझा, पहले मैं अपनी जमात के अंदर मैं राय मेरे से जब मांगी जाएगी, जब कंसल्टेशन होगी तो मैं जरूर। बिल्कुल सही आप कहते हैं, वहां पर देंगे पब्लिक फोरम पर, अभी इस पहले नहीं देना चाहते। लेकिन आप ये तो समझते हैं ना कि कम से कम पीपल्स पार्टी के हाथ में एक कुंजी जरूर है कि अगर सियासी दर्जा को कम करना चाहे पीपल्स पार्टी तो कर सकती है, या अगर वो इस नुक्ते से या कम से कम एहतजाज बुलंद कर दे रिकाउंटिंग वाला जो आपका मौक़िफ़ है, यकीनन आपकी क़यादत में। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम दर्जा हरारत कम करें और हम चीज़ों को आगे लेके चलें। लेकिन मसला तो यह तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब ये सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं रह गया, या तो सिर्फ सियासी जमातें इसमें स्टेक होल्डर होना,
तो फिर और चीज़ें मैं समझता हूँ अब तमाम इसमें इदारों को शामिल करना पड़ेगा। आप दावत दे रहे हैं सियासत में मुदाखलत की? देखिए, मैं पॉलिटिकल इदारों को, मैं सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं दे रहा, मैं इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए दावत दे रहा हूँ। सियासत खुद क्यों नहीं निकाल सकती? शायद हमें नहीं निकाल सकती, हम इतना दम नहीं है। लेकिन जरदारी साहब तो सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी है ना। अकेली पीपल पार्टी नहीं कर सकती। पीपल पार्टी ने बड़े जख्म झेले हैं इससे पहले, पीपल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पीपल पार्टी ने बड़ा सफ़र किया है। तो मैं समझता हूँ अब भी वक्त है इस मुल्क को आगे लेके चलने में, हमें बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। चाहे साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो अल्टीमेट एक विनर के तौर पर सामने आई है इलेक्शंस के बाद। हमें लगता है कि जो 2 सूबों में हुकूमत बन गई, एक में आप, फिर आपके गवर्नर्स आ रहे हैं, फिर आप सदर बन गए हैं, आपके पास अच्छे ओहदे हैं, और फिर पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसकी वजह से हुकूमत भी, जब तक पीपल्स पार्टी चाहेगी ये हुकूमत चलेगी, जब पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी ये हुकूमत नहीं चलेगी। असद भाई, विनर तो हम तब होते, हमारा वज़ीर आज़म होता, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होता और हम अपने मैनिफेस्टो पे खुल के अमल कर रहे होते, फिर आप हमें विनर कहते हैं। इस वक्त तो हमने एक कुर्बानी दी है, बामरे मजबूरी बादल नखास था, ये हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी, जो भी आप कह लें। तो हमने हम चाहते हैं इस मुल्क में निज़ाम चले, लेकिन हमारी तो शायद ख्वाहिश होती है कि सारी जमातें इस हुकूमत में शामिल हो जाती और इस मुल्क को पहले दिन से ऐसा गेर लगता कि क्राइसिस से हम निकल जाते। लेकिन पीपल पार्टी ने तो कोशिश की पीटीआई से भी बात करने की, पीटीआई को भी समझाने की, आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस सिस्टम में ये जो स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी दी है ना कि हमने पीटीआई को दावत दी, उसने कबूल नहीं किया, उसने कहा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, इस मौजूदा हालात में अगर फर्ज करें पीटीआई मान भी जाती कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं, आपके साथ मिलकर बनाते हैं, आप क्या उनके साथ हुकूमत बना पाते? बिल्कुल बना पाते, क्यों ना बना पाते। हम जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो आपके जहन में सवाल है, मैं वो उसका जवाब पहले देता हूँ। हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करके बना लेते। इस मुल्क से स्टेक होल्डर भी क्राइसिस से निकालना चाहते हैं इस मुल्क को। कोई नहीं चाहता यार इस मुल्क को क्राइसिस में रखा जाए, ये मैं नहीं मानता। सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर्सनली ग्रज हो सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन चाहते तो अल्टीमेटली सारे हैं इस मुल्क के, जो सामने सारे ने ओथ उठाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बहुत बड़ी बददियानती होगी अगर हम इस मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल पाए तो। लेकिन इंतखाबी सियासत को चंद साहब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ग्राउंड के ऊपर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी जाता, चलें पोलिंग डे ही फ्री एंड फेयर होता, काउंटिंग भी ठीक होती, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं आ रही थी ना? लेकिन मैं तो इतना नहीं समझता, मैं समझता होता तो शायद मैं भी इलेक्शन जीत जाता। हमारा मौजूदा जो नहीं, मैं नहीं समझता, मैं इसलिए मैं तो ना समझ। अब तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, अब तो कोई भी नहीं समझता। मैं तो ना समझूं, मैं अगर समझदार होता तो मैं भी असेंबली का मेंबर होता, इसलिए मैं तो अपने आप को समझदार नहीं समझता। उसके लिए समझदार होना जरूरी है या कुछ और? समझदार होना जरूरी है। समझदार की डेफिनेशन क्या है? आपके समझ वो डेफिनेशन फिर कभी बताऊंगा आपको। अच्छा, लेकिन मैं ना समझूं, मैं एडमिट करता हूं कि मैं ना समझूं। सबसे अच्छी सियासत इस वक्त कौन सी पार्टी कर रही है सर? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि पीपल पार्टी सियासत हमेशा की तरह बेहतर करे। पीपल पार्टी इस मुल्क को पहले भी पाकिस्तान को, जब भी पाकिस्तान खपे का नारा लगा, आपने पीपल पार्टी के लीडर को फांसी दिया, हमने फिर भी इदारों पे हमले नहीं किए, मुल्क को आगे लेके चले। आपने फिर हमारी लीडर शहीद कर दी, आपने हमारे लीडर के 2 बच्चे शहीद कर दिए, फिर भी हम मुल्क को आगे लेके चले। आपने फिर जुडिशरी के ज़रिए कितनी दफ़ा हमें निकाला, सज़ाएँ दी, आसफ अली ज़रदारी को 11.5 साल जेल में रखा, हमने फिर भी कहा मुल्क आगे चले। पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। देखिए ना, कितनी कुर्बानियाँ हमसे आप मांगेंगे, कितनी जफा हमसे मांगेंगे, कितनी वफा हमसे मांगेंगे। अब जाके आपने हमें मुस्लिम डिक्लेयर किया है, अब जाके हमें आपने फतवे ख़त्म किए हैं, 60 साल बाद आपने हमारे ऊपर मतलब पीपल पार्टी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क से वापस आप आए हैं। इतना बड़ा सफ़र हमने 60 साल अदा किया, तो दूसरे दोस्त तो अभी 2 साल सफ़र में है ना, हमने 60 साल में ये सफ़र किया है। अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह ना करे अभी कोई और जमात ऐसा करे, ये भी हम चाहते हैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए मतलब पोलिटिकल फोर्स। पीपल पार्टी चाहती है कि इस मुल्क का माहौल ठीक हो, हम इस मुल्क में एक जेन्युइन सियासत हो, फेयर सियासत हो, रूल ऑफ लॉ की तरफ हम जाएं, हमारा निज़ाम अदल ठीक हो, किसी के लिए भी इस्तेमाल ना हो, किसी को विक्टिमाइज ना करे, किसी को सज़ा ना दे। फांसी से लेकर इद्दत तक का जो सफ़र है ये बड़ा मुश्किल है, और इस सफ़र को में पब्लिक लूज़र, मुल्क लूज़र है ना। आज दुनिया कहाँ खड़ी है, इंडिया कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, हम किस तरफ जा रहे हैं।
तो ये सोचने की बात है। हमने अवाम को और क्या देना, सीटें आती जाती रहेंगी, हुकूमतें भी आती जाती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली तारीख में तो लिखा पीपल्स जाएगा। पार्टी ने हालिया चंद महीनों या सालों में 2-3 साल, पिछले 1.5-2 साल में खासतौर पे जरदारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब तहरीक अदम एतमाद आनी थी, पीडीएम की हुकूमत बननी थी, कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है। फिर बाद में ये भी कहा, उनको अफसोस भी हुआ कि इन्होंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। अब इस वक्त मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब या बिलावल अपना कोई किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे इस सारे माहौल में। ऐसा लगता है खामोश होकर देख रहे हैं बस कि क्या हो रहा है। नहीं, हम मदाखलत नहीं, डे टू डे अफेयर में हम मदाखलत नहीं करना चाहते, ये हमारा काम नहीं है। हुकूमत करना, हुकूमत जिनकी है उनका काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का काम है ऑब्जर्व करना, जब वक्त आए उस सियासी किरदार भी तो होता है ना। सियासी किरदार हम जितना हमारा हमसे मांगा जा रहा है हम उतना तैयार है। बिन बुलाए मेहमान तो हम बनने के लिए तैयार अब नहीं। नून लीग के अंदर ही मतलब जावेद लतीफ साहब कल ये कह रहे थे कि जो वज़ीर आज़म अपनी काबीना खुद मुंतखब नहीं कर सकता वो कैसे परफॉर्म करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वज़ीर आज़म से? तो ये फिर नून लीग को बैठ के अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए ना। एक दूसरे के जवाब हनीफ अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब या किसी और लीडर के जवाब उनको खुद बैठ के देने चाहिए। उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। मुल्क चलाना है उन्होंने, तो उनको आपस में तो एक पेज पे होना चाहिए। नहीं, अगर जमात के अंदर की बातें हो वो मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। नून लीग के बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये हुकूमत चलेगी नहीं, बशमूल राना सनाउल्लाह, और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर चलेगी भी तो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो पीपल्स पार्टी को क्या एक्सपेक्टेशन है इस हुकूमत से फिर, जब खुद नून लीग को एक्सपेक्टेशन नहीं है? देखें, पीपल्स पार्टी अभी वो कमेंट्स नहीं करना चाहती जो जावेद लतीफ़ साहब ने किए या राना साहब ने किए। हम चाहते हैं कि अभी हमारे वोट से हुकूमत बनी और ये हुकूमत डिलीवर करे। हमने ये भी क्या, हमने इससे वजारतें भी नहीं ली, हमने हिस्सा भी नहीं लिया, हमने इनको ब्लैकमेल भी हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, ये आवाम को डिलीवर करे। ये किसान जो बेचारा आज खुदकुशी पे मजबूर है उसके परसाने आल बने। आपकी ये जो हिमायत है ये गैर मशरूत है या कुछ शराइत हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम पीछे हट जाएंगे? नहीं, हमारी इस तरह की कोई सीरियस शराइत नहीं है। जिस तरह पंजाब में हमने कहा लोकल बॉडी सिस्टम आना चाहिए, अच्छा इफेक्टिव सिस्टम आना चाहिए। आप पॉलिटिकल जमातों को स्पेस दें, पीपल पार्टी को स्पेस दें पंजाब में। जिस तरह 60-70 सालों में पंजाब में ब्यूरोक्रेसी का एक माइंडसेट बना हुआ है, पीपल पार्टी का या जो हुकूमत में जमात होती है बाकी के लिए दरवाजे बंद होते हैं। सिर्फ हमने ये कहा है कि वो दरवाजे खुले रखें सारे वर्करों के लिए। जो डीसी, एसपी या कमिश्नर, डीसी या चीफ सेक्रेटरी, आईजी होते हैं वो सब के हैं, वो सरकार के मुलाजम बने, किसी एक जमात के ना बने। यही हमारी डिमांड है। कुछ चीज़ें हैं ना, मगर जहां आपका एक बड़ा एक पक्का एक मौक़िफ़ है, जैसे निजकारी के हवाले से है, अब ये पीआईए के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ हम जाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले जो पीआईए का एक फार्मूला दिया था जब हुकूमत थी पीपल पार्टी की, जब प्रेसिडेंट थे वो, उस वक्त लोगों ने, यूनियन ने वो काम नहीं करने दिया और स्टेक होल्डर्स ने जो उस वक्त। अभी भी हम चाहते हैं कि इस मुल्क के आप घर के बर्तन ना बेचें, बर्तनों के अंदर हिस्सादारी बना लें अवाम के साथ, वर्करों के साथ। बोर्ड्स ऑफ गवर्नर अच्छे प्रोफेशनल लोग लाएं। दुनिया में, चाइना में जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का ऐसा होता है उसमें। चाइना में और हमें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख लें आप, इस मुल्क में आप सारे इदारे आपने इससे पहले जो बेचे हैं, निजकारी की आप बात करते हैं, आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेकर घी कारपोरेशन, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, शुगर मिल्स और बहुत सारे इदारे, खाद की फैक्ट्रियाँ आपने बेची। आप ये बताएं उन बेचने से अवाम, मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ? क्या अवाम को सस्ती चीज़ें मिलने शुरू हो गई? क्या टैक्स का निज़ाम बेहतर हो गया? क्या उसमें इतनी, हमने इंडस्ट्री में इतनी तरक्की कर दी प्राइवेट सेक्टर की, दुनिया के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं? क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी? उस निजकारी से हमें फ़ायदा क्यों है सिवाय हमने हिस्से बेच दिए? 80% तो हिस्से आपने ऑलरेडी बेच दिए। अब सवाल बैंक्स बेच दिए, सही है। अब अभी बैंक बेच दिया, अलाइड बैंक बेच दिया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक बेच दिया, यूबीएल बेच दिया, कितने बैंक बेचे हैं आपने? फिर आप अभी भी आप कहते हैं मुल्क क्राइसिस में है। नहीं चले, सारा कुछ आपने बेच दिया, अब आपके ऊपर कपड़े रह गए सिर्फ। कोर्ट तो आपने अब आपका मौक़िफ़ है ना सर, ये पर आपका है। अगर हुकूमत अब इस फार्मूले पर नहीं चलती तो क्या करेगी पीपल्स पार्टी? कबूल कर लेगी? पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बैठ के बातचीत, अभी हमारी पार्टी के अंदर जब हुकूमत हमारे साथ डिस्कशन करेगी, फिर हमारी पार्लियामान के अंदर जो एक कमेटी होगी वो उसके ऊपर जब अमल करेगी, फिर मैं आपको बयान दे सकता हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन सुन्नी तहात काउंसिल से होना चाहिए सर? देखिए, अपोजिशन का पहले एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है। अगर पीटीआई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करती है फिर तो उनका ही होना चाहिए। अगर अमल किया था ना, अगर शहबाज शरीफ साहब को दिया था, अगर उनका नहीं बनता, वो नहीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं मानते, तो फिर हुकूमत की मर्जी है, जिसको मर्जी दे। नहीं, उसूली तौर पर क्या होना चाहिए? मगर नहीं, असूली तौर पे भी मैं समझता हूँ कि एक ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत रूल्स तय हुए थे।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 2 जमातों ने साइन किया, उन 2 जमातों ने हमेशा अपोजिशन को ये नुमाइंदगी दी। अब तीसरी जमात एक आ गई, उन्होंने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर वो अमल करना चाहते हैं, उस मिथ को तस्लीम करते हैं, तो फिर अपोजिशन लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 2006 में साइन होने के बाद 2007 में ही टूट गई थी ना, जब लेकिन परवेज मुशर्रफ से डील करके कुछ लोग वापस आए तो वो टूट गई थी ना। नहीं, डील करके आए, वर्दी उतरवाई परवेज मुशर्रफ की, परवेज मुशर्रफ की वर्दी भी उतरवाई, इलेक्शन भी करवाए। उस डील में कोई जाती कर्जे माफ किसी ने नहीं करवाए, हमारे को केसेस उस समय माफ नहीं हुए, हमने तो फिर जाके इफ्तिखार चौधरी को भुगता, जिसको हमने खुद बहाल किया था उसी को भुगता। तो इसलिए डीलें वो देखे ना, जो डीलें आज तक जिनसे डीलों को फायदा हो रहा है, डीलें तो अब ये शौकत अजीज सिद्दीकी का जो फैसला हुआ है, जो उन्होंने केस किया, या तो उनको सच्चा साबित कर दे या उनको झूठा साबित करते, किसी को सजा। चीजें सादा अल्फाज में आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही हैं, वो यानी मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं, आप कितना होपफुल हैं इस वक्त? देखिए जी, मैं होपफुल हूँ, मैं सच्ची बात है बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी पीटीआई को इनकलाब यही लेकर आएगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई को पॉजिटिव रोल करना चाहिए और हुकूमत को पहल करनी चाहिए। मामलात एक हफ्ते में सुलझ सकते हैं। और वो पहल में क्या क्या करे हुकूमत? CBM होने चाहिए जी, कुछ उनको रहते दे, वो कुछ वो हुकूमत को रहते दे, मामलात आगे चले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो ये करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी वो अगर नहीं करेंगे तो फिर क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, अगर आप पॉलिटिकल फोर्सेस से किसी फोर्सेस को भी दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख आप पढ़ लें, कभी क्राइसिस कम नहीं हुए। ये तारीख है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं, मैं पिछली तारीख के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूं। हम हुकूमती वज़रा को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है, टूट फूट का शिकार है या वक्ती तौर पर हालात, क्योंकि हमने तमाम सियासी जमातों को देखा है इस तरह। जब जमातें कोई अपोजिशन में होती हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, लेकिन कोई भी जब जमात टूटती है उससे सिर्फ उस जमात का नुकसान नहीं होता, उससे पॉलिटिकल माहौल का भी नुकसान होता है, उसमें पॉलिटिकल क्लास का भी नुकसान होता है, उसमें जमहूरियत ये तजावीज़ जो आप दे रहे हैं हुकूमत के लिए, ये इस पर अमल दरामद शहबाज शरीफ से मुतवक्किल है आपको या नवाज शरीफ से? मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा तवक्को है, नवाज शरीफ ताल्लुक है इस चीजों से या तमाम स्टेक होल्डर से तवक्को है। मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी हम ये राय दे चुके हैं, खुल के राय दे चुके हैं। नवाज शरीफ साहब फैसला साजी में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं या खामोश बैठे हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, जरूर हिस्सा लेंगे जी। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, फिर वहां से बाहर चले जाएंगे। पता नहीं जी, मुझे तो नहीं पता, मैं उनके बारे में राय नहीं दे सकता। आपको ये हुकूमत तो मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है, अगरचे ये बहुत ही जल्द है, कबल अज़ वक्त है ये सवाल? नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन ही कोई नहीं है, हुकूमत की मुद्दत पूरी ना करना, ये तो भी क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। ये सवाल खुद चूंकि हुकूमत ही लोग उठा रहे हैं ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मुझे भी ये लग रहा है कि बड़ा अजीब सा सवाल है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर इलेक्शन हार गया हूँ तो मैं कहूँ सिस्टम को आग लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद नून लीग के लोग जो हारे हैं, मैं कहता हूँ मैं खुद आ रहा हूँ, भरवाया गया हूँ, धांधली से आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सिस्टम चले। मेरा मुखालिफ जो MN है वो 5 साल असम्बली में अपनी मुद्दत पूरी करे, मेरी ख्वाहिश। जो जैसे भी आया वो पूरी करे, जैसे भी आया, लेकिन गलत तरीके से आया, मैं कह रहा हूं गलत तरीके से आया, लेकिन इस सिस्टम के अंदर रह के हमने स्ट्रगल करनी है ना। इस मुल्क में हमने लड़ाई कितनी देर लड़नी है? इस लड़ाई के बाद बांग्लादेश आपके सामने है, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, KPK में दहशतगर्दी की अरूज पे है। इस मुल्क को यार एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं माहौल बेहतर करना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे तो ये रिवायत बन जाएगी ना चंद साहब के फिर जैसे भी रिजल्ट मुरतब हो जाए उसको चलाओ। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अब मामलात एक्सपोज हो चुके हैं, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, किसी को सजा देनी पड़ेगी, किसी को सजा देनी पड़ेगी, कुछ चीजें तस्लीम करनी पड़ेंगी, ये गलतियां हुई हैं और इधर से गलतियां हुई हैं। बेशक आप माफी दे दें, लेकिन सिंबॉलिकली आपको कुछ सजा देनी पड़ेगी। नहीं, जब रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं तो रिफॉर्म ऑलरेडी सिस्टम तो एक ऐसा अच्छा मौजूद है, अगर उस सिस्टम पे भी अमल कर लेना। हमने इफ्तिखार चौधरी के जमाने में को मुशर्रफ को सजा दी, फैजाबाद धरना हुआ, किसी को सजा मिली। क्या यह मुमकिन है? क्वेटा में जो कुछ बच्चे वकील शहीद हुए, किसी को सजा मिली। उसके बाद ये इलेक्शन 2018 हुआ, 2013 हुआ, 2013 वाला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हुआ, किसी को सजा मिली। धरना हुआ, उसके बाद किसी को सजा मिली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सजा दी जाए दो, और जनरल बाजवा को बुलाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और जनरल फैज को, ये उन्होंने कहा। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि पीपल्स पार्टी के उनके मौके को सपोर्ट करती है, आप कहेंगे कि नहीं करती? हमारे सिस्टम में तो इतनी ताकत ही नहीं है, ये मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं। नहीं, आप भी सपोर्ट नहीं कर सकेंगे ना। हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम तगड़े लोगों का एहतसाब कर सकें।
ये हकीकत है, हकीकतें माननी नहीं, चाहिए। मुझे ये बताए ना, क्यों अवाम को मैं आपसे झूठ आप पूछूं, बताते हैं? मैं आपसे पूछूं कि ख्वाजा आसिफ के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं या नहीं करते? मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ का मुतालबा जो है वो बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन, वो ख्वाजा आसिफ साहब वो बात वजीर दिफा है ना, कदे ना नोटिस करके बात करते। हाँ, अगर पॉलिटिकल बयान ना खिजाड़े ना, वजीर दिफा है ना, बयान लिख के कुछ करते ना। नहीं, वो तो जो उन्होंने कहा तो फिर हनीफ अब्बासी साहब ने आकर तो ये उनकी जमात का मामला है, ये उनकी जमात का मामला है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया चंद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज भी शांगला में एक गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है जिसमें चीनी बाशिंदों, चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कल भी तुर्बत में पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर हमला हुआ और उसमें अगरचे ये हमला नाकाम बना दिया गया, लेकिन दहशतगर्दों ने एक अटैम्प्ट की है। पिछले दिनों गवादर में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। तो मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब ये दहशतगर्दी की लहर क्यों तेज़ हुई है, ये वाक़यात क्यों बढ़ गए हैं और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर साद रसूल साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये गैर मुल्कियों पर हमला, पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला, पाकिस्तानी शहरियों पर हमला, पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं, कुछ हफ्ते में, कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी के। आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें हमारा जो हमसाया मुल्क है, दोस्त मुल्क है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके कुछ जो शहरी हैं वो एक खुदकुश हमले में जा बहक हुए। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो गवादर के ऊपर भी एक हमला आया। तो अगर आप दोनों को जोड़ दें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या एक मंसूबा है जो बड़े सस्टेन्ड तरीके से पाकिस्तान के इस जो बहुत अहम मंसूबा है सीपैक, उसके ऊपर हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है और इसको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवादर में तो उनका हमला अमूमी तौर पे नाकाम रहा, लेकिन यहाँ पर उनको कामयाबी दहशतगर्दों को हुई और हमारे दोस्त मुल्क जो दुश्मन मुल्क हैं उनको ये जरूर जो है ये सोचना चाहिए कि इस इलाके में जो ये बदअमनी फैला रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तक फिर महदूद नहीं रहेगी। ये इसकी जो वो है इम्प्लीकेशंस हैं या उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इस पूरे खित्ते के ऊपर आ जाएगी। इस तरह हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पर जो है वो दहशतगर्दों की एक जो है तादाद मौजूद है, मराकज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो इस तरह मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मल्टीपल डायरेक्शन से जो है वो हमले हो रहे हैं। वो कुछ अफगानिस्तान से हो रहे हैं, कुछ दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं वहां पर से हो रहे हैं। और मनसूबा साज जो है ना वो मुझे एक कुव्वत लगती है, या अगर चंद कुव्वतें मजमूई तौर पे इकट्ठी हो गई हैं तो वो जो है उनका ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को कमजोर करना और जो सीपैक है उसको नाकाम करना है। सही है। ये सर दुश्मन के अज़ाइम तो वाज़ेह हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन पाकिस्तान इस चैलेंज से निपटने के लिए जाहिर है अपनी एफर्ट्स तो कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, जवान अपनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बेहतरीन हिकमत अमली अब क्या हो सकती है? क्योंकि सिपैक को कुर्बान करना या सिपैक को नुकसान पहुंचाने देना ये तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और हमारे जो है चीन के साथ इसके ऊपर जो है बातचीत जो हुई है उस पर यह है कि हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है कि जो चीन के बाशिंदे पाकिस्तान में सीपैक पे काम कर रहे हैं या दीगर मनसूबों पे काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत की जाएगी। हमने एक दफा नहीं कई दफा ये किया है। और इससे पहले भी इस इलाके में हमला हुआ था जो दासू के ऊपर इंजीनियर्स काम कर रहे थे चीनी, उनके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ और उसमें भी कुछ लोग जो है वो जाँ बहक हुए थे। तो ये हमारा एक फेलियर तो है। अभी इसके ऊपर मतलब है कि मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है इस वक्त कि ये गाड़ी जो है वो एक रूटीन के तहत जा रही थी, रोजाना अगर चल रही थी तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर जो मामूर थे वो लोग क्या कर रहे थे, जो वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है
इनके टेल साइंस तो मिल जाते हैं। वो मतलब है कि उनका क्या वहां पर उनके लिए इनपुट क्या थी, क्या पहले से खतरा मौजूद था, क्या इनकी सिक्योरिटी जो है वो उसकी देखभाल जो है वो सही हाथों में थी या नहीं थी, तो इनके ऊपर देखना पड़ेगा। और हमें इसके ऊपर जो है ना, ये अगर हमें कमजोरी नजर आती है और जिधर भी नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस है, वहां पर जब तक उन लोगों से जवाब तलबी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में इस किस्म के वाकयात चलते रहेंगे। तो हमें इसकी सख्ती से निपटना पड़ेगा कि इसकी सिक्योरिटी में कहाँ कमजोरियां थी, सही है, और जो कमजोरियां थी उनको किस तरह दूर किया करने की कोशिश की गई या नहीं की गई, और आइंदा हिकमत अमली हमारी क्या होगी। सही है। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को महफूज बनाने के लिए बाढ़ भी लगाई, मुतअद्दिद इक़दामात भी किए, फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अभी हमने एक ऑपरेशन जो है वो देखा अफगानिस्तान में भी कंडक्ट किया गया है। तो कितना ज़रूरी है बॉर्डर पर मौजूद इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? ऑब्वियसली वो जो बाढ़ हमने लगाई है उसकी तो सर्वेलेंस हो ही रही है, लेकिन बॉर्डर जहाँ से क्रॉसिंग्स होती हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो शख्स क्रॉस करके आ रहा है उसका असल चेहरा क्या है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये बाढ़ जो है, देखें, बाढ़ एक डिटरमेंट जो वो होगा, बंदा होगा, उसको रोकना ये 100% नहीं हो सकता है। लेकिन बाढ़ जो है वो कोई गारंटी नहीं है। इसराइल ने भी इस तरह बहुत बाढ़ लगाई है, लेकिन वो भी इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। तो बाढ़ लगाना जो है वो कोई बहुत गारंटी नहीं है किसी चीज की कि वो उसको मुकम्मल तौर पे रोक सके। बिल्कुल मुश्किलात पैदा कर सकते हैं दहशतगर्दों के लिए, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे रोकना ये नामुमकिन है। कुछ ना कुछ तरीकेकार लोग निकाल लेते हैं और उसको क्रॉस कर लेते हैं। सही है। अभी बात यह है कि बिल्कुल हमारे जो बैरूनी मराकज हैं जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, खुसूसन अफगानिस्तान में ये मराकज मौजूद हैं, लेकिन आम मतलब है कि एक आप उसका देख ले कि जो हमला गवादर में हुआ है या जो बाकी जगहों पे हमले हुए हैं, काफी वो अंदरून मुल्क जो है वो ये हमले हुए हैं। तो इसके ऊपर हमें मतलब है कि इसका मतलब है कि इनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रही हैं कि किस तरह मंसूबाबंदी की जाए, किस तरह दहशतगर्द को जो है टारगेट तक पहुंचाया जाए। इसको हमने खत्म करना है और इसके लिए बहुत एक मजबूत किस्म की हिकमत अमली चाहिए। और उसमें जो पिछले जो हमने वो फैसला किया था कि जो गैर कानूनी अफगान हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनका कोई पता नहीं चलता है, ना उनके पास कार्ड है ना उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो दहशतगर्दी इधर करके वो चले जाते हैं। इस तरह यहाँ पर क्रिमिनल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर वारदातें करके वो अफगानिस्तान जो है वो रूपोश हो जाते हैं और फिर आते हैं, फिर करते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह तोरखान का आपने वाकये का जिक्र किया कि वहां पर कुछ जो है FIA में और फ्रंटियर कोर के जवानों में कुछ लड़ाई हुई है। अभी इसका मुझे पता नहीं है कि लड़ाई किस वजह से हुई है, लेकिन हमें अपना एक जो नॉर्मल कंट्री है उस तरीके से हमें अपने बॉर्डर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए हमें। इस तरह जो पाकिस्तान में अफगान मौजूद हैं, चाहे वो अभी कार्ड है, अभी वो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक हो गया, वहां पर अमन हो गया, वहां पर उनकी इकोनॉमी बड़ी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो इनको अभी जो कार्ड के साथ भी जो लोग हैं, इनका भी हमने एक मंसूबा बनाना है कि किस तरह इनको हम एक हिकमत अमली के तहत इनको हम बॉर्डर के पार ले जाएं और उसके बाद पाकिस्तान में कोई एंट्री नहीं होगी बगैर जो है वीजा के, लीगल प्रोसेस के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हम कमजोर ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ब्रिगेडियर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। यह आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।